विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और मिशन यूपी 2022 के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का विजय रथ बुंदेलखंड दौरे के दूसरे दिन ललितपुर पहुंचा, जहां पर उनके साथ मंच पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर भी मौजूद रहे। अखिलेश ने ललितपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौसम खराब है, लेकिन मौसम कैसा भी हो, जो जन समर्थन दिख रहा है ये बता रहा है कि लखनऊ में जो बैठे हैं उनका मौसम खराब होने जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर निजी हमला किया। अखिलेश ने कहा कि जिनका अपना परिवार नहीं, वो परिवार वालों का दर्द क्या जाने। तो चुनावी सियासत में वार पलटवार जारी है और परिवारवाद की राजनीति पर आज पूरे दिन माहौल गर्म रहा। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर परिवार को लेकर निशाना साधा, जिसके बाद यूपी बीजेपी की तरफ से भी पलटवार पूर्व सीएम पर सामने किया गया है। जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। और ये हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री है, योगी नहीं है कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है। बताओ ये मुख्यमंत्री योगी है या नहीं है? सीएम योगी के परिवार के मामले को लेकर यूपी भाजपा ने ट्वीट करके अखिलेश के बयान पर पलटवार कर दिया। यूपी भाजपा की तरफ से ट्वीट किया गया कि योगी जी के परिवार को लेकर परेशान मत होइए, उनके लिए पूरा प्रदेश ही उनका परिवार है। और हां, यूपी की जनता भूल नहीं सकती कि कैसे आपने सत्ता के लिए अपने ही आदरणीय पिताजी से विश्वासघात करके उनका अपमान किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। सहारनपुर को सौगात देने के बाद दोनों नेताओं ने पिछली सरकारों, खासकर अखिलेश यादव पर जमकर वार किया। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जी, आप किस चश्मे से देखते हो कि अपराध बढ़ गया, जबकि अखिलेश सरकार में माफिया राज था। वहीं अमित शाह ने कहा कि योगी जी ने यूपी को माफिया से मुक्ति दिलाई। सहारनपुर और आसपास के जिलों को न केवल शिक्षा संबंधी सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के विद्यार्थी शिक्षा के लिए हरियाणा। और आइए अब आपको हम बताते हैं, सुनाते हैं कि अमित शाह ने अखिलेश यादव पर किस तरह से निशाना साधा और कैसे सीएम योगी की तारीफ की। मित्रों, हमने कहा था माफिया से मुक्ति दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी। आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ये स्थिति बदलने में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। उत्तर प्रदेश में अभी मैं अखिलेश जी का भाषण सुन रहा था, टीवी पर चल रहा था कि अपराध बढ़ गया है। अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है। 70%। लूट, हथियारों के साथ लूट में 69% की कमी हुई है। हत्या में 30% की कमी हुई है। बलवा में 33% की कमी हुई है। और दहेज के मृत्यु में 22.5% की कमी हुई है। जरा घर जाकर आंकड़े खंगाल दो अखिलेश जी। आपके शासन के अंदर यूपी में माफिया राज था, आज यूपी में कानून का राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी।
वहीं अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के वार पर ट्वीट करके पलटवार किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि कुछ लोगों को दूरबीन की नहीं आईने की जरूरत होती है। बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा था कि किस चश्मे से देखते हैं अखिलेश, उसी का जवाब अखिलेश यादव ने दिया ट्वीट करके। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री और भाजपा सांसद संजीव बालियान ने अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो आज शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का नाम जिन्ना के नाम पर होता। वहीं संजीव बालियान ने अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि अखिलेश सिर्फ ट्विटर पर नजर आते थे, लेकिन चुनाव की वजह से वो घर से निकल पड़े। अखिलेश यादव जिस तरह से प्यार दे रहे हैं जिन्ना को, आदर सत्कार दे रहे हैं, जो पार्टीशन का जिम्मेदार है, जो लाखों व्यक्तियों की मौत का जिम्मेदार है, तो वो कुछ भी कर सकते थे। उनकी सरकार होती तो ऐसे ही नाम होते थे यूनिवर्सिटीज के जिन्ना या कुछ और इस तरह के नाम। अब भाजपा की सरकार है तो शाकुंभरी देवी नाम है, तो वो अंतर लोगों को याद रहना चाहिए दोनों सरकारों को। तो अखिलेश यादव लगातार निशाना साधते हैं कि इस सरकार में लगातार अपराध बढ़ा है और जो विकास कार्य हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कागजों में हो रहे हैं। दिल्ली से आए हैं ना, आप दिल्ली से आए हैं, 6 घंटे लगते थे पहले, अब 2.5 घंटे लगे होंगे, 3 घंटे। विकास और क्या आता है? अखिलेश यादव को शायद विकास की परिभाषा भी नहीं पता, मुझे लगता है। लैंड ऑर्डर, हर महीने दंगा, थाना अपराधी चलाते थे। कानून व्यवस्था तो हमारा मुद्दा ही है, किसी भी से पूछिए, हमारे सबसे बड़े विरोधी से अंतर पूछिए, वो बता देगा आपको। अखिलेश यादव जी 4.5 साल तो ट्विटर पर रहे, अब दिखाई देने शुरू हुए हैं, 6 महीने घूमने दो उनको। धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि 4.5 साल तक अखिलेश यादव घर में रहे, ट्विटर पर रहे, अब बाहर निकले हैं, अब उनको समझ में आएगा कि जनता किसके साथ है। सहारनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली की। इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज किया। प्रियंका ने अखिलेश यादव के पोस्टर पर लिखे नारे अखिलेश आ रहे हैं को लेकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तभी अखिलेश नजर आते हैं। प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कई घटनाओं का जिक्र किया कि आखिर जब वो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई तो आखिर प्रियंका अखिलेश यादव कहाँ थे। ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है और अंधेर नगरी का चौपट राजा है। व्यापार आज पूरे प्रदेश में चौपट है, युवाओं का भविष्य चौपट है, खेती किसानी चौपट है, महंगाई से घर का बजट चौपट है। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई, 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया, क्या हुआ? पेपर आउट हो गया। आपने समाजवादी का नारा देखा है? नया नारा सुना है? आ रहे हैं अखिलेश। बिजनौर में एक 19 साल का लड़का अनस दूध बेचता था, उसकी निर्मम हत्या की गई। दूसरे घर में गई एक लड़का सुलेमान, मस्जिद के बाहर खड़ा था, पुलिस ने गोली मारी, उसकी हत्या कर ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अखिलेश जी आए? चुनाव के समय उनकी पार्टी और वो अचानक जीवित क्यों हो रहे हैं? पिछले 5 सालों से कहां थे जब कांग्रेस सड़कों पर लड़ रही थी, जब कांग्रेस के 18,500 से ज्यादा कार्यकर्ता जेल में बैठे थे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक तरफ तो अपनी हर रैली और जनसभा में योगी सरकार में यूपी में बेरोजगारी बढ़ने की बात कर रही हैं, लेकिन लखनऊ में जिस कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर कांग्रेस नेता योगी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, उसी के बाहर राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगार युवा कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन न तो प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हो पाई है, न ही कोई बात। राजस्थान से आकर लखनऊ में धरना दे रहे लोगों में कई युवतियां और महिलाएं भी, जिनका आरोप है कि 2018 में कांग्रेस सरकार ने युवाओं को स्थायी नियुक्ति देने का वादा किया था, लेकिन आज तक राजस्थान सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया और यूपी में बेरोजगारी और नियुक्तियों का मुद्दा उठाने वाली प्रियंका गांधी भी अब उनसे नहीं मिल रही। जब आप लोग जुलाई में यहाँ पर आए थे, उसके बाद जब वापस गए थे तो राजस्थान सरकार ने
एक सूचना जारी की थी कुछ भर्तियों को लेकर, नियमितीकरण से जुड़ा मामला था, वो आपसे अलग था क्या कुछ? नहीं, वो हमारी मांग थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति निकालना, आज तक नहीं निकली और आज तक समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ। तो वो जो उन्होंने जारी की थी सूचना वो क्या थी? केवल यही कहा था कि हम संविदा पे नहीं करेंगे, स्थायी भर्ती करेंगे, इतना सा काम किया था। इसके अलावा न हमसे मुलाकात की, जबकि प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि इनसे डेलीगेशन से आप वार्ता करना, इनकी समस्याओं का निस्तारण करना। जो समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ, आखिरकार कौन मिला आप लोगों से? सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है, ना हमारी समस्याओं का निस्तारण हो पा रहा है। यहाँ पर क्यों आए हैं फिर आज? पिछले 49 दिन से हम आंदोलन पे हैं। वहाँ पे दीपावली, दशहरा, सारे त्योहार वहाँ बनाए, मंत्रियों से लिखित समझौते उसके लिए वो मुकर गए। यहाँ कह रहे हैं कि 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो राजस्थान में उनकी सरकार है, हमें भी न्याय मिले। ये बेटियां बैठी हैं, 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, छोटे छोटे बच्चे। प्रियंका गांधी जी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ कम से कम आके मिलना चाहिए। मुरादाबाद में उनकी रैली, हम मिलने आए, हमारी मांगों के लिए आए, हमें न्याय मिले, न्याय के लिए आए। और हमें न्याय नहीं मिला तो हमारी लाशें आ जाएंगे। और कांग्रेस कार्यकर्ता हमें परेशान कर रहे हैं, कभी हमें दलाल कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। हमें परेशान किया तो हम लोग सामूहिक आत्महत्या करेंगे, जिसकी जिम्मेदार कांग्रेस होगी। धरने पर बैठे, यहाँ पर बैठने की वजह क्या है? किससे मिलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम प्रियंका जी दीदी से मिलना चाहते हैं। नर्सिंग भर्ती 2013 एएनएम जीएनएम को पूरी करने के लिए। हमारे राजस्थान में वहाँ कोई सुन नहीं रहा था। जयपुर में 45 दिन से धरने पे बैठ रहे, वहाँ किसी ने नहीं सुना, तो हम यहाँ आए। क्योंकि राजस्थान मंत्री विधायक वो भी यहाँ आते अल्लाह का मांग के पास, तो हम भी यहाँ ही आए। उनको न्याय मिला तो हमें भी न्याय मिला। हमें एक उम्मीद है। प्रियंका गांधी कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो हम भी लड़कियाँ ही हैं सब। हम भी हमारा हक मांगने के लिए आए और हमें हर वक्त आश्वासन दिया, उम्मीद जगाई कि आप संघर्ष करो, आपकी जीत होगी। यूपी में बिजली का संकट बढ़ सकता है। बड़ी खबर आ रही है, अनपरा तापी परियोजना में कई यूनिट बंद हो गई हैं। बॉयलर ट्यूब लीकेज की वजह से कई यूनिट बंद हुई और 1210 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयों को बंद किया गया है। और इसकी वजह से बिजली संकट उत्तर प्रदेश के सामने खड़ा हो सकता है। 2630 मेगावाट क्षमता की अनपरा तापी परियोजना की विद्युत उत्पादन घटकर आधा हो गया है और अनपरा बी परियोजना की 500 मेगावाट क्षमता की 5वीं इकाई में बॉयलर ट्यूब लीकेज के कारण इसे बंद करना पड़ा। और इसी वजह से अब आशंका ये है कि विद्युत सप्लाई बाधित हो सकती है। अनपरा डी परियोजना की 500 मेगावाट क्षमता की 7वीं इकाई बीटीएल के कारण बुधवार से ही बंद है, जबकि अनपरा आ परियोजना की 210 मेगावाट क्षमता की दूसरी इकाई अनुरक्षण काम के लिए 19 नवंबर से बंद चल रही। लेकिन इन सब बीच जो लीकेज हुआ है, ये बिजली संकट उत्तर प्रदेश में बढ़ा सकता है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने सियासी घमासान मचा दिया है। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की तैयारी वाले बयान पर जहां केशव प्रसाद मौर्य कायम हैं और विरोधियों को जवाब दे रहे हैं, तो वहीं सपा और आम आदमी पार्टी ने उन पर पलटवार किया है। तो उसमें क्या है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा है, इसके पीछे और कुछ नहीं। भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण जी का भक्त हूँ और एक भक्त के रूप में अपने भाव को प्रकट किया है। आप बताइए, पिछले 1.5 वर्षों में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण नींव तक नहीं कर पाए ये लोग। 4.5 साल तक इनको प्रभु कृष्ण की याद नहीं आई, 4.5 साल तक इनको मथुरा की याद नहीं आई। इस देश के लोगों ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया, वहां आप चंदा चोरी कर रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद रहा है ट्रस्ट, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक चंदा चोर पार्टी से आप ये उम्मीद करें कि ये भगवान के मंदिर बनाएंगे, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। कब तक ये मुद्दे और लाते रहेंगे? क्या हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं है? क्या हिंदुस्तान में आईन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है? हिंदुस्तान एक आईन से, कानून से बना हुआ है मुल्क। इसके बावजूद भी उस आईन की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है इस देश के अंदर। बहुत अफसोस की बात है। जिस तरीके से ये फैसला करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और जगह राम मंदिर ज़बरदस्ती बना दिया गया, ये बहरहाल आईन के खिलाफ हुआ है। उनके दौरे की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने दोनों जिलों के अफसरों संग बैठक की।
दरअसल बलरामपुर में 43 साल बाद पूरी हुई सिंचाई परियोजना का लोकार्पण होने वाला है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का काम पूरा हो चुका है और अब पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो वहीं श्रावस्ती में राष्ट्रीय राप्ती नहर परियोजना के उद्घाटन की भी तैयारी है। 9 जिलों को जोड़ने वाली इस परियोजना की सौगात भी प्रधानमंत्री देंगे। वर्षों से लंबित परियोजना हमारी सरयू परियोजना 71 और 72 में जिसकी कल्पना की गई थी, इतने वर्षों में जो पूरी नहीं हो पाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के कारण से एक बड़ी परियोजना को हम लोगों ने पूर्ण किया है, जिसके माध्यम से कुल 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करेंगे। और उस परियोजना के लोकार्पण के दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर कार्यक्रम 11 तारीख को निश्चित किया गया है। उसी की तैयारी बैठक में आज मैं यहाँ पर आया था। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट ले लिया और अब कई इलाकों में बर्फबारी हो रही। जोशीमठ की चीन सीमा से लगते इलाकों में बर्फबारी की ताज़ा तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर नीति इलाके में बर्फ गिर रही है, तो उधर केदारनाथ धाम में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। यहाँ मध्य महेश्वर तुंगनाथ की पहाड़ियों में भी बर्फबारी देखने को मिली है।